कि क्या स्थिति रही है। देश के इतिहास में हम देखें 5000 साल का इतिहास, और उसमें से 3500 साल इन पिछड़ों का राज्य था। भुजबल साहब, 5500 साल के इतिहास को निकालें तो 3500 तो पिछड़ों का राज था। किसी भी देश के किसी भी आप रियासत की बात करें, निकालें तो 3500 साल पिछड़ों का था। उन्होंने भारतीय समाज के कारीगरों और कलाकारों को विकसित किया था। और यही कारण है, एक तरफ किसानी करते थे और बचे समय में वही जो हुनरमंद लोग थे वे सब कलाकारी और साथ ही कारीगरी दोनों काम करते थे। और यही कारण है कि पूरे दुनिया के जो जीडीपी है उसका 23% अकेले हिंदुस्तान का था। वो युग था जब पिछड़ों का राज था, जब 23% हमारा जीडीपी पूरे दुनिया का हिंदुस्तान का रहा है। लेकिन वो विकास, वो व्यापार बहुत फूला फला, तभी वो युग स्वर्ण युग कहलाया और तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती रही। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूँगा, लेकिन जो ये दौर मुगलों तक के भी चला, लेकिन जब अंग्रेज आए और अंग्रेज आके यहाँ जो व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया। जितने भी राजा थे, रियासत थे, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तब उन्होंने बहुत षड्यंत्र पूर्वक हिंदुस्तान के जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट उन्होंने की। कॉर्नवालिस के 1973 के जो आदेश है, जो कानून है कि भूमि पर आप अब भूमि का मालिकाना हक आपका नहीं है, आप किराएदार हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के किसान कहीं भी जाके खेती कर लेता था, उस जमीन का मालिक होता था। और वो 1773 में 1793 में उन्होंने जो कानून बनाया उसमें सारे किसान जो हैं वो किराएदार हो गए। वहीं से अंग्रेजों ने जो भारतीय सामग्री जो उत्पादन होते थे उस पे टैक्स इतना बढ़ा दिया कि निर्यात करना मुश्किल हो गया। और विदेश के जो इंग्लैंड के जो वस्तुएं हैं उसको सस्ता कर दिया, तो इंग्लैंड की जो सामग्री हिंदुस्तान के बाज़ारों में आ गया और हिंदुस्तान के को बाज़ार नहीं मिला, तो यहाँ के जो कारीगर है, यहाँ के जो हुनरमंद है, यहाँ के जो व्यापार है वो सब ठप हो गया और सारे बोझ कृषि पे आ गया। लेकिन वहीं पे आदरणीय साथियों, वहीं पे जब सब तरफ अंधकार हो गया, आपका व्यापार चौपट, आपकी खेती पे अधिकार नहीं, आपके कारीगर को काम नहीं, ऐसे में चारों तरफ हिंदुस्तान में अंधियारा। मैं पहले ही बताया कि राजा महाराजा उससे समझौता करने में लगे हुए थे अंग्रेजों से, कितना उसको प्री पर्स मिलेगा, कितना उसके पैसा मिलेगा, उसमें लगे कितना टैक्स पटाना है। उसके जो एजेंट बैठते थे उसको खुश करने में, वायसराय को खुश करने में वो लगे रहते थे। अब तब वो राजा प्रजा के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, वो अंग्रेजों के प्रति जिम्मेदार हो गए। और ऐसे समय भारतीय जो समाज है वो छिन्न भिन्न हो गया, चारों तरफ उसके सामने अंधियारा हो गया। ऐसे समय में एक ज्योति, एक किरण जो ज्योतिबा फूले के रूप में सामने आते हैं। वो दौर था, उन्होंने कहा ये अंग्रेज जो है हमारे वन विभाग के अधिकारी, अंग्रेज के वन विभाग के अधिकारी हमारे सारे चारागाह को
उन्होंने वन में शामिल कर दिया। हमारे मवेशी की चरने की जगह नहीं है, और यदि मवेशी नहीं होंगे तो खाद कहां से मिलेगा, हमारी खेती कैसे होगी। ये उस समय की बात, 1793 की बात। उस दौर में ये आवाज उठती है कि उसका विरोध ज्योतिबा फूले करते हैं। हम तो एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, लेकिन वो किसानों के लिए भी कितना सोचते थे, वो इस बात का परिचायक है। आज मैं अभी पूछ रहा था, हमारे कुशवाहा जी आए हैं मध्य प्रदेश से, मैं बोला खाद की स्थिति क्या है, बोले रासायनिक खाद नहीं मिल रहे हैं, डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। भुजबल साहब पहले से स्टॉक करके रखे हैं, तभी इसको अभी उससे उस समस्या से थोड़ा सा दूर है। लेकिन मध्य प्रदेश में, यूपी में लाइन लगी हुई है खाद के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कटौती कर दी गई खाद की, लेकिन वही ज्योतिबा फूले को रास्ता कि मवेशियों के लिए चारा होना चाहिए, मवेशी जब चारा खाएंगे तभी तो गोबर देंगे, गोबर से खाद बनेगा। और वही एक रास्ता है ज्योतिबा का रास्ता, जिसे हमने छत्तीसगढ़ में अपनाया, और पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं। 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं साहब, और 54 लाख क्विंटल गोबर अभी तक खरीद चुके हैं। 109 करोड़ रुपया उनके खातों में चला गया। वो कौन लोग हैं जिसमें 50% लोग तो भूमिहीन हैं। वो गौपालक जिसके पास गाय भी नहीं है, लेकिन मोहल्ले में घूम के, गाय के पीछे पीछे घूम के गोबर इकट्ठा करके जो बेच लेते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 50% है। वो पैसा उनके खातों में गया है, ऑनलाइन जमा होता है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा गोबर में भ्रष्टाचार हुआ। मैं बोला ऑनलाइन पेमेंट होता है, और गोबर तो पवित्र है भाई। अभी हम ज्योतिबा फूले के मकान में गए थे, उसको भी गोबर से ही लिपा गया है, कितना पवित्र। मैंने कहा भाई जिनके दिमाग में गोबर भरा रहता है वो तो पवित्र है गोबर। हमने छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली भी बनाया है साहब, खाद ही नहीं बनाया है, बिजली बनाया जा सकता है। तो जिससे दिमाग में गोबर भरा उससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। बहुत परेशान है, लेकिन साहब हम वहीं तक के नहीं रुके। गोबर से केवल खाद नहीं बनाए, 14 लाख क्विंटल हमने खाद बनाया। और जब भारत सरकार ने हमें खाद की कटौती की तो वही वर्मी कंपोस्ट है जिसे मिलाकर हम इस साल खेती किए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारत सरकार डीएपी यूरिया की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इस बात को किसान समझ ले। और तब ये ज्योतिबा फूले का रास्ता है कि गौ माता की सेवा करो, गोबर इकट्ठा करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, खाद बनाओ, उससे खेती करो। इसी रास्ते में पूरे हिंदुस्तान को चलना होगा, क्योंकि रासायनिक खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है और उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। कोयला की भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, और न डीएपी जिससे बनता है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही, ना राख फॉस्फेट की।